भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है उस टॉपिक में? तो मैम टॉपिक क्या था वैसे जो इससे पहले हमने पढ़ा था? याद है किसी को टॉपिक? मैम लास्ट में हमने कब तक पढ़ लिया था? हाँ, उसमें वात पित्त कफ उस टॉपिक को नाम वायु। क्या दिया जाएगा? जो टॉपिक हमने पढ़ा है कफ वात पित्त कफ, का नाम क्या था? आयुर्वेद की त्रिस्तंभ। यस, त्रिदोष का सिद्धांत। हमने जब वात पित्त कफ को पढ़ा था तो उनको त्रिदोष बोला जाता है, जो उनके बारे में पढ़ा तो वो उनके सिद्धांत थे। सबको क्लियर है ना वो वाला टॉपिक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसमें? आप लोगों ने आगे पढ़ा, पीडीएफ दिया गया था आप लोगों को। चलिए आगे का पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। हमने अब तक त्रिदोष का सिद्धांत पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में। आप लोग बताइए, कोई भी आप लोग क्या समझते हैं प्रकृति से? जिसको जो भी समझ में आता है। मैम ऐसे कि भाई आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति की कफ प्रधान प्रकृति रहती है, किसी की वायु प्रधान, मतलब उसका शरीर इस तरीके का बना होता है कि उसमें कफ की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में वायु की अधिकता होती है, किसी में पित्त प्रधान होता है। हाँ जी, सही है, ये आयुर्वेद के अनुसार बोला जाए इसको। वैसे अगर हम बोलते हैं ना, एक जैसे बोलते हैं व्यक्तित्व, या फिर साइकोलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है पर्सनैलिटी, इसके बारे में जी कोई मैम। बोलता कुछ? जी मैम, जैसे कि मोटे व्यक्ति रहेंगे तो बोल देंगे कि कब प्रवृत्ति का व्यक्ति है ऐसा। और थोड़ा मिडिल मतलब ज्यादा हष्ट रहेंगे जैसा, उसको वो बोल देंगे कि प्राकृतिक है। और बूढ़े वगैरह रहेंगे तो उसे बोलेंगे, जनरली देख कर आप बोल देंगे वो काफी बात प्रवृत्ति के व्यक्ति है ऐसा। ये सही है। अगर नॉर्मल देखे हमें, वैसे शरीर क्या करती है इन सबको देख के बोलते हैं ना हम लोग। अब देखिए, एक तो ये तो हमारी बात पित्त कफ के हिसाब से प्रकृति आपने बोला। नॉर्मली अगर हम वैसे भी देखते हैं ना कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से भी हमारी प्रकृति बनती है। तो इसमें हम लोग आयुर्वेद में जो हमारे तीन दिए गए हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों के हिसाब से प्रकृति बताई जाती है। ये प्रकृति सिर्फ हमारे शरीर की नहीं, हमारे नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप बताइए, अगर कोई कफ प्रधान व्यक्ति है तो उसके शरीर का वो कैसा होगा, आकार कैसा होगा? पता है किसी को? आइडिया लगाइए, कफ कैसा होता है, कफ की मोटे अब होंगे ये लोग, अब मोटा। आपको देखो, अब एक चीज देखिए, आपको इनका रिलेशन किस तरीके से करना है। आपको बता दिया गया था कि काप वात पित्त कफ, इन तीनों के गुण आपको बताए गए थे। अब आपको क्या करना है, आपको इन गुणों को देखना है, कौन से जिसके अंदर इनके गुण, इनके जो गुण होते हैं, उनके गुणों की जो क्वालिटी होगी, ऐसी पर्सनैलिटी होगी। कफ के गुण क्या क्या थे, याद है किसी को? एक बार कफ के गुण बता दीजिए। मैम कफ बताइए। के गुण मतलब भारी था हाँ जी। एक तो, हाँ। और शीतल मुलायम, और चिकना, हाँ जी। और चिपचिपा, जी। गीला, हम्म। ये थे। अब आप देखिए, अगर कफ के गुण, अगर कोई व्यक्ति है, वो उसकी प्रकृति जो है कफ प्रधान है, तो उसका बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? थोड़ा इसी तरीके का होगा ना, मतलब वो ज्यादा पतला नहीं होगा, नॉर्मल इंसान होगा, थोड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा
ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं होगा। तो इनकी उसके अंदर इनकी जो गुणवत्ता होती है वो होती है, वो आ जाती है। इसी तरीके से आप पित्त प्रधान व्यक्ति को देखिए, अगर आप, मेरे पास फोटो नहीं है, मैं आपको दिखाती। जो पित्त के जो गुण होते हैं, उसकी उनका बॉडी स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है। तो ये तो हो गई हमारे शरीर की बनावट। अब शरीर की बनावट से अलग हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, ये भी एक आता है साइकोलॉजिकल। अगर टाइप्स में देखा जाए तो ये भी आता है कि जो कफ प्रधान व्यक्ति होते हैं, अगर किसी की कफ प्रकृति है, तो उसकी बोल चाल का, उसकी वॉइस टोन वो कैसी होगी, ये भी इस तरीके से इफेक्ट करती है। तो मात्र हमारे शरीर का नहीं, पूरा हमारा डिपेंड करता है। आयुर्वेद पूरी पर्सनैलिटी को बताता है हमारी। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी प्रकृति। अब इस प्रकृति में हमारे दो टाइप होते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं पहले। एक होती है हमारी मूल प्रकृति, एक होती है हमारी परिस्थिति जन्य प्रकृति। मूल प्रकृति का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हमारी मूल प्रकृति हमारे जन्म से पहले हमारी जो मूल प्रकृति होती है वो हमारे जन्म से पहले ही तय हो जाती है कि हमारी प्रकृति कैसी होगी। और बोला जाता है चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी जो मूल प्रकृति है वो चेंज नहीं होती है। उसके अगर चेंज होने का समय होता है तो आपकी मृत्यु के समय अगर प्रकृति चेंज हो सकती है, बाकी वो किसी भी समय चेंज नहीं हो सकती है। तो ये मूल प्रकृति बनती किस टाइम समय है, ये जन्म से पहले आपकी तय हो जाती है। जब माँ के गर्भ में आप होते हो, मेल फीमेल में जब इनर कोर्स की प्रोसेस चलती है, उस समय आपका ये प्रकृति बनती है। मेल या फीमेल, उस समय उनके अंदर किस गुण की प्रधानता है, वह किस दोष की प्रधानता है, वह वात दोष की प्रधानता है, कफ की है या पित्त की है, इनमें से जिस दोष की भी प्रधानता होगी उसी दोष के अनुसार आपकी प्रकृति बनेगी। ये फर्स्ट है। सेकंड में, प्रेग्नेंट लेडीज का, उनका रहन सहन, उनका आहार विचार खान पान जिस तरीके का होगा, वो भी हमारी प्रकृति को प्रभावित करता है। वो जिस तरीके का खाना खा रही है, जिस तरीके के आचरण कर रही है, व्यवहार कर रही है। इसके लिए आपने देखा भी होगा, अभिमन्यु का उदाहरण आता है कि उन्होंने माँ के गर्भ में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ये मूल प्रकृति होती है। परिस्थिति जन्य प्रकृति क्या होती है, जब हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद जो बोलते हैं ना संगत, की संगत का असर पड़ता है, जैसी संगति होती है ऐसा ही व्यवहार बन जाता है। तो वह हमारी परिस्थिति जन्य प्रकृति होती है। ये हमारी मूल प्रकृति उसके हिसाब से बदल नहीं सकती, पर हमारा व्यवहार जो होता है उसमें भी ये हमारी परिस्थिति जन्य प्रकृति दिखाई देती है। अब आयुर्वेद के अनुसार इसमें 7 प्रकृति बताई गई है, जो महर्षि चरक जी के द्वारा बताई गई है। वात प्रकृति यानी कि जिनके अंदर, ऐसा नहीं होगा कि वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर वात ही होगा। तीनों दोष होते हैं, बट किसकी प्रधानता है, किस दोष की मात्रा ज्यादा है, उसी के हिसाब से प्रकृति होती है। वात प्रकृति के व्यक्ति यानी कि उसके अंदर वात दोष की प्रधानता है। पित्त यानी कि पित्त दोष की, कफ यानी कि कफ दोष की। अब दोनों का 4th नंबर पे आते हैं दोनों, वात और पित्त, उसके अंदर वात और पित्त दोनों की प्रधानता होगी। फिर पित्त और कफ, उसके बाद वात और कफ, जो सम दोष होते हैं, इनके अंदर तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं। ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है कि तीनों अवस्थाएं सम उसमें रहें। बाकी जो कोई हाई लेवल के योगी होते हैं उन लोगों की ये स्थिति बताई जा सकती है, नॉर्मल पर्सन में ऐसा नहीं होता, उन लोगों में ये अलग अलग प्रकृति मिलती है। ये चीज बताई गई है इसमें कि जो हमारी प्रकृति जब बन चुकी होती है जन्म के समय ही, तो क्या होता है कि उनमें हमारे दोषों के अनुसार वे बदल बढ़ती कम होती रहती हैं। जैसे कफ, किसी की कफ प्रकृति है तो उसने कुछ कफ प्रकृति वाला खाना खा लिया तो उसकी प्रकृति बढ़ गई। अगर उसने नॉर्मल अपना ध्यान रखा तो नहीं, वो दोष उसको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे किसी की वात प्रकृति है, अगर उसने वात वाली आहार ज्यादा ले लिया तो उसका वात दोष बढ़ जाएगा। पर इसको बदला नहीं जा सकता, वो समय के अनुसार थोड़ा घटता या बढ़ता रहता है, बाकी वो चेंज नहीं हो सकता है। प्रकृति यहीं तक था, कुछ समझ में आया सबको? मैम नहीं आया, मैम फिर एक से बता दीजिए। नहीं समझ में आया? आप लोग तभी बोल देते। क्या समझ नहीं आया इसमें? देखिए, प्रकृति का मैम फिर मतलब से क्या बता दीजिए एक बार। है?
अब आप देखिए प्रकृति का मतलब क्या है, हमारा बॉडी टाइप सुना होगा आपने कि आयुर्वेद बोलता है कि हमारे वात पित्त कफ जो ये 3 दोष बताए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी प्रकृति बनती है, हमारे शरीर का जो टाइप बनता है। अगर इसको हम शारीरिक उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना कफ दोष में मेद धातु होती है, एडिपोज टिश्यू। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, दुबले टाइप होते हैं। उसके बाद वात प्रकृति के जो होते हैं वो उनसे थोड़े और पतले होते हैं, और वात का गुण उनके ये तो बॉडी टाइप हो गया, वो थोड़े और ज्यादा पतले होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, ना तो वो वात जैसे होते हैं ना वो कफ जैसे होते हैं, मिड बीच के होते हैं। अब इनके गुण के हिसाब से देखिए, जो वात का गुण होता है ज्यादा चंचलता, तो जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर चंचलता, उनकी प्रवृत्ति जो होती है चंचल होती है, वे अपने काम को भी इसी तरीके से करते हैं, उनके हर एक चीज में प्रभावित करती है, उनके रहन सहन में। तो वो चीज आपकी ये प्रकृति, अगर कोई किसी के अंदर कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो बोला जाता है कफ प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं, ज्यादा नींद में रहते हैं, काम थोड़ा कम करते हैं, उनको ज्यादा उनकी आवश्यकता होती है, उनको ज्यादा क्रियाशीलता करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। जो पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो बीच की मिडिल होते हैं। अब अगर देखा जाए दोष के हिसाब से तो बोला जाता है, जैसे कि अगर बोले पित्त प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो अगर कोई ज्यादा तीखा ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं तो उनको एसिडिटी इन सब के होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है, अगर वो वातवर्धक आहार ज्यादा ले रहा है तो उनको वात के जो दोष होते हैं उनको वात रोग होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अगर कोई कफ प्रकृति का आहार ज्यादा लेता है तो उनको कफ ये जो बनता है म्यूकस बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो प्रकृति यही है बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये जो 7 प्रकार की इसमें प्रकृति बताई गई है ये आपको याद कर लेनी है, नाम इनके। ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार कितनी प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी। ये जैसे कि कोई कफ प्रधान प्रकृति का व्यक्ति है, हाँ जी। और हम जैसे जानते हैं कि हेमंत ऋतु में कफ की वृद्धि होती है। हाँ जी। मान के चले कि कोई प्रधान व्यक्ति है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या उसका कफ का शमन हो सकता है? क्योंकि ग्रीष्म में तो कफ का शमन होता है। तो हाँ ये मूलतः संपूर्णता से इसका शमन हो जाएगा कि इसका वृद्धि बना ही रहेगा? एक बार फिर से बोलिए। वैसे जो ऋतु के हिसाब से मैंने आपको बताया है ना कि किस ऋतु में उसकी वृद्धि होगी, किस में समन होएगा, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा अभी। हाँ जी, अच्छा अच्छा, फिर भी आप ठीक है। रिपीट तो कर। फिर वही मैं, हाँ जी। जिसका मूल प्रकृति कफ कफ प्रधान व्यक्ति है, हाँ जी। जिनमें कफ की प्रधानता है, तो हाँ। ऋतु के अनुसार अगर जो कफ प्रधान है तो ग्रीष्म ऋतु आते आते उनका तो शमन हो जाना चाहिए कफ का। एक तो आपको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि जो कफ जो मूल प्रकृति होती है हमारी, वो बढ़ती या हाँ घटती जी, घट सकती है, बिल्कुल खत्म नहीं करी जा सकती है, अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि वो अच्छा जन्म से पहले ही हमारी तय हो चुकी है। हमारी प्रकृति कैसी है अच्छा अच्छा। उसको चेंज नहीं करा जा हम्म। सकता। बोला जाता है कि अगर मूल प्रकृति चेंज होती है तो मृत्यु के हम्म। समय इसको कहा जा सकता है कि हमारी प्रकृति चेंज होती है। बाकी किसी भी वजह से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसकी जो दोष है वो घटते या बढ़ सकते हैं पर चेंज नहीं हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इनको कंट्रोल किया जा सकता है ना। हाँ जी। अब आप ये तो देखिए क्यों आयुर्वेद क्यों बनाया गया है। अगर आपको आप ये जो इसमें प्रकृति को टेस्ट करने का एक वो आता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से भी आप लोग ऐसे भी नॉर्मल भी आप जज कर सकते हैं अपने आप को भी। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि हमारी प्रकृति कैसी है। हमारे हम अपने बॉडी टाइप को देख के, हम अपने व्यवहार को देख के इन सबको अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारी वो कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी। अच्छा बताइए, कोई भी एक अपनी 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 बताइए, किसी को पता हो तो बताइए किसी को। आप मैं किस मेरी मेरी बॉडी पित्त प्रधान है।
पित्त प्रधान है तो आप बताइए, आपको ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी पित्त प्रधान है? जैसे मैं तीखा नहीं खा सकती, जी। और मैं मुझे गुस्सा भी जल्दी आता है। जी। और उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरी बॉडी ना तो पतली है और ना ज्यादा, मतलब मीडियम जो बॉडी बोलते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग। ओके। अब आप अगर अपने व्यवहार से देखिए उसको, तो आपका व्यवहार कैसा है? क्या पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के साथ मैच करता है? हाँ, आपने बताया गुस्सा आता है आपको। और बताइए, कोई किसी को पता हो, किसी ने चेक करा हो हाँ जी, कभी? मैं कफ प्रधान हूँ। तो घर में जितने भी सब्जियां बनते हैं, तोरी की सब्जी, लौकी की सब्जी, और छाछ, दही, तो दलिया, ये सब जो भी है मैं जल्दी खा नहीं पाता। और खाता हूँ तो फिर ठंड लग जाता है, फिर दूसरे दिन दिक्कत होती है। इसलिए घर में मना करते हैं कि आप रात को ये सब मत खाया करो, बहुत समझाते भी है। तो कफ प्रधानता है मेरे में। तो मैं ये सभी इस तरह के खाना, माने कि जो भी आहार है, इसे कम करता हूँ तो मेरा ठीक रहता है, नहीं तो फिर कफ की वृद्धि हो जाती है। ओके। वात हो गया, कफ हो गया, नहीं पित्त हो गया, कफ हो गया, अब वात बताइए। वात प्रधान प्रकृति है किसी की? नहीं पता क्या? बताइए, किसी को पता है और अपने बारे में? मैं मेरे बात प्रकृति है। हाँ जी। बात प्रकृति में वायु दोष होती है। और वो बात प्रकृति में वो बालें सफेद हो जाती है, थोड़ा इस टाइप का कुछ होती है। और जॉइंट्स दर्द कभी देता है कभी, इसमें क्या मैम? हाँ जॉइंट्स हो तो थोड़ा बड़े उम्र में हो जाएगा। ठीक है। बाकी अब तो समझ आते होगे ना सबको, प्रकृति के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी प्रकृति चेक कर सकते हैं इन सब के आधार पे। आगे चलना है या पूछना है किसी को इसमें कुछ? आगे पढ़ाइए मैम। ओके। अब ये देखिए, ये आते हैं उपस्तंभ। अब इससे पहले हमने स्तंभ पढ़े थे, त्रिस्तंभ। बताइए उनके नाम क्या थे? वात, पित्त और कफ। यस। हमने अभी तक पढ़ा था स्तंभ के बारे में, तो अब आते हैं उपस्तंभ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आयुर्वेद के अनुसार उपस्तंभ कौन से हैं। तो उसमें भी हम बहुत बार गड़बड़ कर देते, ध्यान नहीं देते कि वो स्तंभ है, ये उपस्तंभ है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। अब उपस्तंभ का काम क्या होता है? वो हमारे शरीर में क्या करता है? पोषण का काम करता है। जैसे इन्होंने इसमें लिखा है कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी भवन पंच महाभूतों के मिश्रण वाले तीन तत्वों यानी कि वात पित्त कफ से बना है। शरीर रूपी इस भवन को सुदृढ़ एवं स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में इनके तीन उपस्तंभ बताए गए हैं। अब आप उपस्तंभ का मतलब ही समझ रहे होंगे ना, क्या होता है उपस्तंभ? वात पित्त कफ तो हमारे शरीर के साथ पहले से तय होके आए हैं, जब हमारा शरीर बना तब। अब उपस्तंभ इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उपस्तंभ होते हैं हमारे आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। तो ये तीनों चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का आहार ले रहे हैं, किस तरीके से निद्रा ले रहे हैं, किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हमारा आहार कैसा है, उसी तरीके से हमारा शरीर रहेगा। जिस तरीके से हम निद्रा लेंगे, ऐसे हमारे शरीर बनेगा। इनको तीनों का आपको याद रखना है। जिस प्रकार किसी भवन को स्थिर खड़ा रखने के लिए आधारभूत तत्वों यानी पिलर्स का महत्व है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने के लिए इन तीन उपस्तंभ का महत्व होता है। सबसे पहले हम आहार पढ़ेंगे। बताइए आहार के बारे में। मिताहार के बारे में पढ़ा होगा आपने।
हट प्रदीपिका में बताइए, मित आहार के बारे में हट प्रदीपिका में क्या बोला गया है? सुस्निग्ध मधुर और शिव का समर्पित एक चौथाई खाना है। हाँ जी। अब देखिए उपनिषद में बताया गया है कि अन्न वे प्राण है, अर्थात आहार ही जीवन है। आहार से शरीर के दोष धातु एवं मल का पोषण होता है, प्राणों में वृद्धि होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। क्या आप लोगों को किसी को लगता है कि ये जो बात कही गई है ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा हो अपने ऊपर करके कि कैसा होता है? जी मैम, होता है ऐसा। होता है। सही है। जैसे जैसे मैम, जो मीट मांस खाने वाले लोग होते हैं वो उग्र देखे गए हैं, और जो सात्विक भोजन खाते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो मतलब अच्छा होता है। और उसमें लगा शाकाहारी सकते वाले हैं लोगों मैम, में जैसे क्रिमिनल मुस्लिम। एक्टिविटी कम होती है। क्रिमिनल एक्टिविटी कम होती है और मांस मछली वाले आपने खाने अपने वाले ऊपर लोगों को इसका क्रिमिनल एक्टिविटी एप्लीकेशन ज्यादा होती किया है कि ऊपर अप्लाई करके देखा है क्या है या नहीं है? आप सब लोग योग के स्टूडेंट के किसी ने ऐसे देखा ही नहीं है एक भी एक्सपेरिमेंट करके कभी? है। जैसे मैम वो जब वो प्याज खाते हैं ना तो हाँ उसमें जी। मन में जो जो शाकाहारी भी है वो लोग जब जो हाँ प्याज लहसुन खाते तो उनमें शरीर हाँ में मन में उग्रता भाव आती है। और जैसे मानो तो कोई झूठा खबर खाना खाना खाते हैं, इसमें से भी शरीर मन में प्रभाव आती है और खाने समय बुरे विचार करने से भी शरीर में हानि होती है। ओके, ये चीज जो है ना अगर आप लोग इसको देखेंगे ना इसका एप्लीकेशन करके तो सच है, ये चीज मैंने खुद भी नोटिस करा है। अगर आप पढ़ा जैसे अभी एग्जाम का टाइम है, इस टाइम पे आप ज्यादा चटपटे या फिर ज्यादा स्वाद टेस्टी खाना ले रहे हैं ना, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया इस टाइप का, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे चित्त पर। मैंने खुद नोटिस करी है ये चीजें, देखा है मैंने कि अगर हम लोग इन सब में संयम करते हैं ना अपने खान पीन में, तो इसका भी हमारी उससे फर्क पड़ता है, हमारे में स्थिरता मिलती है। अगर हम लोग कुछ एक आहार को, जैसे आपने देखा होगा नवरात्रि साधना करते हैं, नवरात्रि साधना करते हैं आप लोग, किया करते हैं कोई? यस। तो जी बताइए मैम, नवरात्रि आप क्या करते हैं नवरात्रि साधना में? उपवास करते हैं। हाँ देखिए उपवास तो हम लोग करते हैं, तो अगर आप लोग उसमें उसका और ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 9 दिन तक, जैसे 9 दिन का उपवास करते हैं ना, तो आप नियम बना लीजिए कि मुझे 9 दिन तक सिर्फ एक ही आहार ग्रहण करना है, चाहे वो कुछ भी ले लो। अन्न नहीं जरूरी है, आपको रोटी खानी है तो आप रोटी खाइए, बट रोटी ही खाइए, बाकी चीज मत लेना। तब आपको लास्ट दिन तक पता चलेगा उस चीज का कि कितना फर्क पड़ता है किसी एक चीज को डेली लेने से। वो आपका उपवास कहते हैं सही मायने में, आप किस नियम को फॉलो कर रहे हो। तो ये चीज है आहार का भी, अगर आप कुछ इस तरीके का नियम का पालन करते हैं तो उससे सच में स्थिरता आती है हमारे मन में। मैम केवल रोटी ही खानी है, सब्जी नहीं खानी उसके साथ। सब्जी ले हो तो कोई एक ही सब्जी ले लो, या फिर नमक नहीं खाते तो उसके साथ हाँ ऐसे खा सकते हो उसको, मिठाई की मिठाई या रोटी खा रहे हैं ऐसे ले लो, या फिर आप कोई एक ऐस, फल ले रहे हो तो ऐसे आप तो मैम गर्मियों में मैं सिर्फ दही रोटी ज्यादा खाती हूँ। उसको करके देखिएगा, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। जब आप उसको डेली, आपको कुछ और नहीं लेना है, कोई टेस्ट मैम नहीं। मैम गर्मियों का टाइम रहता है ना, जब मई जून रहता है उसमें मैं सब्जी कम ही खाती हूँ। मैं दही और अना जो सुबह के टाइम दही और रोटी, बस मेरा यही फिक्स रहता है। तो आपको उन 9 दिन के बीच में आपको किसी भी तरीके का फिर कोई टेस्ट नहीं लेना होता है, उसका वो इसका इफेक्ट फिर आपको दिखेगा। तो अगर आप किस नियम को ओके पालन मैम, करते करके देखेंगे अब। हाँ जी करके देखना। बोला जाता है कि आहार का जो सीधा संबंध होता है वो हमारी इंद्रिय व मन से होता है। हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे ऐसा ही हमारा मन बन जाता है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि ऋषि चरक ने पूछा है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है। चलिए आप पहले आप ही बता दीजिए, स्वस्थ, वो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई थी आपको। समदोष शारीरिक मानसिक समदोष समग्निश्च समधासु मूलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय
मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसके धातु मन ये जो श्लोक है ना उसी का वर्णन किया हुआ है स्वस्थ के विषय में। हाँ जी। जिनके दो सम हो, जिनके जठराग्नि बंद हो, माने कि वो भी सम हो, सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु, उनके धातु भी समान हो, माने क्रिया जिनकी मल इत्यादि जो क्रिया है वो भी समान हो, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसी तरह से सुश्रुत जी ने बताए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखिए वाघ भटजी ने और जो है। एक बात नहीं बोला, जो प्रसन्न रहती है, हाँ जी, तो आपने छोड़ दिया। हाँ जी, जिसका शरीर हाँ, स्वस्थ रहेगा जो वो प्रसन्न तो रहते हैं। प्रसन्न हाँ, रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा आहार ले रहे हैं और आप खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं होएगा उसका। आपने बहुत अच्छा आहार ग्रहण करा, उसके बाद आपने गुस्सा कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस आहार का पूरा जो न्यूट्रिशन था वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप अच्छा खाना खाएं तो उसके बाद आपको गुस्सा नहीं करना है और अच्छा व्यवहार भी रखना है अपना। अब आगे देखिए, इसमें वाघ भट जी ने कहा है हितबुक मितबुक रितबुक, इन तीनों को आपको याद करना है। ये तीनों पूछी जाती है। अब देखिए हित बुक का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, अब जो आपको अब तक बताया गया है, आप लोगों में से सिर्फ 3% ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमारी प्रकृति कैसी है। अब देखिए अगर आपको हित बुक आहार के बारे में बताया जा रहा है और आप अपनी प्रकृति को ही नहीं जानते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा आहार आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें ही आपको ना, जैसे आपको बताया गया तो आपको इनके अनुसार ना आपको बता दिया गया था, वात पित्त कफ के गुण बता दिए गए हैं। तो आपको अब आप इसी तरीके से अपनी अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना है, जज करना है कि आपकी प्रकृति कैसी है। तभी तो आप उस हिसाब से, जो हित भूख के बारे में बताया गया कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपको उस अनुसार आहार लेना है। अगर आपको पता है कि आप कफ प्रकृति के व्यक्ति है तो आपको ज्यादा ठंडा खट्टा इस तरीके की चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की चीजें ग्रहण करते हैं तो आपकी कफ बढ़ जाएगा। बोला जाता है कि जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए, उनको रात में दही मट्ठा इस तरीके की चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर वो रेगुलर इस तरीके की चीजें ले रहे हैं तो उनके कफ दोष में वृद्धि हो जाती है। तो अगर आप लोगों को उनको अपनी सुबह प्रकृति के बारे में पता है तो आप सुबह लोग स्नान भी नहीं करना चाहिए। जो कफ रोग की प्रकृति है उन लोगों को सुबह स्नान भी नहीं करना चाहिए। गर्म या ठंडा किसी भी पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, सुबह सुबह, जैसे वो बताया था ना, सुबह गारंटी संहिता में महर्षि गारंटी ने बताया था, जो ओके। प्रातः स्नान मना है, ऐसे कुछ बताया था ना। ऐसे बोल रहे होंगे मैम मॉर्निंग में जल्दी, जल्दी ठंडी पी, के दिनों में। ठंडी के दिनों में बोला जाए तो। ओके। और सेकंड नंबर पे आते मैम हैं। कभी कभी हम छाछ और दही नहीं ले सकते रात को? कभी कभी तो ले सकते हैं। हाँ कभी ले क्या सकते वो हैं, भी? बस उसके साथ ना ध्यान रखेंगे कि अगर आपने दही अच्छा, मट्ठा ऐसा अच्छा। कुछ चीज लिया है तो आप उसके साथ ऐसी कोई चीज ऐसी गरम जिसकी तासीर गरम होती है वो खा सकते हैं। मैं खुद भी खाती हूँ ऐसे, अगर मैं दही रात में दही मट्ठा खाती हूँ तो मैं उसके साथ प्याज ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, ज्यादा कफ नहीं बनता, बैलेंस हो जाती है। बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप रात को दही मट्ठा खा रहे हैं तो आप उसके साथ प्याज ले सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को खुद ही इन सब चीजों का फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब, अगर आपने रात में दही मट्ठा खाया, मैं ऐसे करती हूँ, अगर मैंने रात में दही मट्ठा खाया मुझे लग रहा है कि कफ बन रहा है तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर मैं कपाल भाती का अभ्यास करती हूँ तो मेरा बैलेंस हो जाता है। या सूर्य भेदी जो गर्म प्राणायाम होते हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मित भूख। मित भूख में का मतलब होता है उचित मात्रा में, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी रोटी खानी है, आप कितना आहार लेते हैं। आपको पता चला एक दिन बहुत टेस्टी खाना बना है, कोई ज्यादा अच्छी सब्जी बनी है तो आपने जरूरत से ज्यादा, आप जितना खाते हैं उससे ज्यादा ही ले लिया तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जितना आपको जरूरत हो उतना ही ग्रहण करना है। थर्ड नंबर पे आता है ऋतु। ऋतु का मतलब वैसे तो बताया जाता है कि मौसम के अनुसार, पर इसमें बताया गया है कि आपका वो जो खाना खा रहे हो वह किस प्रकार की कमाया हुआ है, मतलब उसको आपने बोला जाता है ना कि अपनी मेहनत की कमाई का खाना चाहिए। इस तरीके से इसमें बताया गया है, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे का होना चाहिए। बोला जाता है इसके विपरीत रूप से भोजन करने वाले अनेक कष्ट रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये बात मानते हैं ना आप सब लोग? अगर हम अपने
प्रकृति के मैम, अनुसार आहार जितने तो रोग लगते हैं मनुष्य को। जितने भी ब्लैक मनी वाला लोग है उन लोगों के रोगों की ज्यादा प्राधान्य है उनके शरीर में। क्या ये चीज सच है? हम क्या पूछ रहे हैं आप? उन्होंने बोला ना अभी कि जिसके पास ज्यादा ब्लैक मनी होती है तो वो लोग रोगों से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, जी नहीं मैम, उल्टा ही होता है। डॉक्टर के पास उल्टा ही होता है हमेशा, वो ज्यादा खुश रहते हैं। खुश नहीं, मन से कोई खुश नहीं रहते। जिनके पास पैसा कम है, मार्केट में पैसा, वो सच में वही खुश रहते हैं। क्योंकि ये जो लोग है ना, डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं, आज ये डॉक्टर कल वो डॉक्टर जाते रहते हैं। हम लोग तो जाते ही नहीं कभी डॉक्टर के द्वार पे, बहुत मुश्किल से जाते हैं। चलिए ठीक है। बाकी बताइए, आहार में किसी को कुछ पूछना हो इसमें, बाकी आपको मेन जो इसमें याद रखने वाली बात है वो क्या है? इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। वाघभट जी के अनुसार आहार के प्रकार: हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। पूछना है इसमें किसी को? समझ में आया आहार तक? जी मैम। जी मैम। अब आ जाता है हमारा सेकंड नंबर का उपस्तंभ जो है वह है निद्रा। अब निद्रा में बोला जाता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 18 से 20 घंटे तक सो लेना चाहिए। अगर वो इतना लंबा सोते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वयस्क जो होते हैं उनको 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। अगर इससे कम लेते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो भी। अब बताइए, अगर कोई 6 से 8 ज्यादा घंटे की नींद ले रहा है तो कौन से दोष की वृद्धि हो जाएगी उसके शरीर में? कफ। तमस तमस। कब Yes. कब किस गुण कब की वृद्धि हो जाएगी? गुण कौन सा होगा? तमोगुण कफ। प्लास्टिक स्लीप प्लास्टिक होना चाहिए, तमोगुण स्लीप। तमोगुण और कब दोष, यस, कब दोष तमोगुण। और तमोगुण हो जाएगा। मैम, मैं पूछ रहा हूँ, अभी जैसे एग्जाम की समय है, हाँ जी। तो रात को 2 बजे 2:30 से उठ के कोई करे, जैसे नींद 4-5 घंटा हुई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? प्रॉब्लम तो देखो वो तो आती है, ये तो नेचुरल बोला ही गया है। बट उसके लिए देखो, फिर भी जितनी शरीर को जरूरत होती है उतनी नींद तो बिल्कुल लेनी चाहिए, और वो नेचुरल भी है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो शरीर को जितना जरूरत है आराम की वो लेगा अपने आप खुद ही। आपको नींद आती है, कितना ज्यादा जबरदस्ती कर सकते हो आप? 1 घंटा ज्यादा जबरदस्ती से बैठ सकते मैम, हो, उससे ज्यादा नहीं बैठ यहाँ सकते। प्रश्न है कि हाँ जी। अभी तो कुछ ऐसा है ना मैम मैम यहाँ छह कि जब छह से से एग्जाम आठ का घंटे डे हेलो। हेलो। जी मैम, हाँ जी, ये बोल। बोल रहे थे मैम 6 से 8 घंटा लेंगे तो हमें लग रहा है कि प्रकृति को होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 से 8 घंटा तो सोना ही चाहिए व्यक्ति को लगभग। हाँ जी। तो कुछ बोलते हैं तमस, समझ में नहीं आया। इससे ज्यादा बोला मैंने, इससे ज्यादा बोला था। 8 घंटा 6 घंटे से ज्यादा, मतलब ज्यादा नींद लेने से आलस्य आती है, और मन में विचारों को भी बुरे विचार आते हैं, और रोगों को उत्पन्न होती है। ये सबको कफ दोष वाले रोगों आएगा ही आएगा। मैं जैसे दिन में कभी हाँ सोता जी। हूँ ना, शाम को तो सो जाता हूँ, तो कफ दोष की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे थोड़ा सिर दर्द होता है, हाँ जी। हाँ, शरीर को भारीपन आती है ऐसे। तो मैं इसलिए दिन में कम, मतलब दोपहर में सोता हूँ कभी, मगर शाम को सोता बहुत कम सोता हूँ। जी। और कोई कुछ बोल रहा था क्या अभी? नहीं, बस यही बोल रहे थे मैम कि अभी तो ऐसा है ना कि पता ही नहीं कब सोता हूँ कब उठता हूँ, पता ही नहीं चलता है। एग्जाम का प्रेशर होने के कारण से कभी रात को भी लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सोते वक्त, फिर सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि यार मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, फिर उठ के पढ़ने लगता हूँ, कभी 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, इतना समझ में नहीं आता। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। इसलिए देखिए, कुर्सी वो में तो बैठते सबकी हैं। अपनी अपनी समस्या होती है। उसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं, आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो आयुर्वेद में इस समस्या का तो कोई समाधान नहीं दिया गया। उसके लिए तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें या फिर ध्यान करें। ठीक है, आगे चले।
हाँ जी मैम, धन्यवाद। यहाँ पे पौरुष मैम लिखा है, वो प्राणायाम क्या से है? ध्यान से थोड़ा नींद हट जाएगा। जी प्राणायाम और ध्यान से नींद थोड़ा हट जाएगा क्या? बोले ज्यादा नींद आने हाँ वालों को। अच्छा बताइए, आपको अगर नींद आ रही है तो आपको कौन सा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? शीतली चंद्रवेदी सितकारी, प्राणायाम। शीतली। शीतली और सितकारी। नींद के आने पर आपको शीतली और शीतकारी करना चाहिए। मैम मेरे नींद अकॉर्डिंग तो ज्यादा भस्त्रिका आती करना हो तो, ब्राह्मरी नींद ब्राह्मरी ज्यादा आती हो तो शीतली सितकारी मैम। या एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए फिर से। अगर आपको, मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर आपको नींद आ रही है और आपको नींद को भगाना है तो आप कौन सा प्राणायाम करेंगे? सूर्य भेदन, भस्त्रिका यस। भस्त्रिका। हम भस्त्रिका करेंगे हम तो बताइए आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होएगा अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करें और आपकी नींद भी चली जाए? आपने तो एनाटॉमी पढ़ लिया है सबने। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट होगा इसके साथ। अच्छा मैं बता देती हूँ, आपको ऑप्शन देती हूँ। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के बारे में आपने सुना होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बताइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है? मैम यानी वो हमको जगाएगा, एक्टिव करेगा हमको वो। अब उसको, अब हमें क्रियाशीलता उसमें लानी है तो हम शीतकारी शीतली क्यों करेंगे? शीतली और शीतकारी काम क्या करता है? हमें रिलैक्सेशन का काम करता है। नहीं अगर मैम, मैंने वो वो शीतली और भी थोड़ा सितकारी है देगा। ना, जिनको ज्यादा नींद आ रही है उनके लिए बोला था। सही बोला मीन्स था जिन्होंने बोला था। निद्रा पे नियंत्रण होता है ना मैम उससे। हाँ जी। इनका अनिद्रा है वो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, ये शीतली वगैरह। उनका क्वेश्चन था, उनको समझ में आया कि किस तरीके से होगा प्राणायाम से निद्रा पे? भस्त्रिका प्राणायाम से हट जाएगा निद्रा। अगर आपको बहुत तेज नींद आ रही है तो आप करके देखिएगा भस्त्रिका प्राणायाम। आवाज नहीं आ रहा मैम। आवाज आंखों नहीं में आ पानी डालना पड़ेगा अच्छे से। वो तो है मैं वो तो खुद महसूस किया। और थोड़ा बराबर है। और थोड़ा टहलना चाहिए हल्का फुल्का। भ्रमण हाँ। प्राणायाम जो आज बोलते हैं ना, भ्रमण प्राणायाम। हो रहा है 4 हमारा। स्टेप सांस लेके 4 स्टेप चलना है और सांस छोड़ के 4 स्टेप चलना है। ये थोड़ा 2-4 मिनट करके पढ़ाइए, फिर टाइम हो रहा है फिर। हाँ जी हाँ जी, आगे चलते हैं। ठीक है। मैरी चरक के अनुसार निद्रा की परिभाषा दी गई है कि जब मन के कलांत यानी स्थिर हो जाने से क्रियाशील इंद्री भी एकांत कलांत हो जाती है और अपने विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, तब मनुष्य सो जाता है। ये परिभाषा उन्होंने दी गई है, इतना कोई पूछा नहीं जाता परिभाषा है, फिर भी आप लोग इनको पढ़ लेना। ऊपर एक पौरुष शब्द आया, उसका मीनिंग क्या होता है? ये 6 से 8 घंटे की नींद बताई थी ना, उसके नीचे के लाइन में था, यहाँ पे सेकेंड लाइन है, यहाँ पे पौरुष शब्द आया है। अच्छा ये वो मतलब ये सारी चीजें उसी से दिया है ना कि उचित समय गाढ़ी नींद सोने से आपको प्रसन्नता मिलती है, पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है, पोरस मिलता है, बल बोल सकते हैं जिसको, ओज, तेज, क्रांति, ज्ञान, आयु वृद्धि, ये सब चीजें ये हैं। अगर आप अच्छी निद्रा ले रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपको क्या क्या समस्या आ जाती है। अब इसमें लिखा है कि बताया कि निद्रा का हेतु जो होता है, नींद का कारण होता है हमारा तमगुण और जागरण का कारण होता है हमारा सत्व गुण। अब इसमें निद्रा के प्रकार बताए गए हैं। निद्रा 6 प्रकार की होती है। इनको आप लोग इनके नाम भी याद कर लेंगे और टाइप भी पूछा जाता है निद्रा के, आपको ये भी याद करके रखना है। अब देखिए सबसे पहले आती है तमोभाव निद्रा, यानी तम का मतलब आप समझ गए होंगे, तम गुण की प्रधानता है इसमें। आगे इसको पढ़ लेंगे, एक एक इधर से पढ़ लेते हैं। पहले आती है तमोभाव निद्रा, यानी कि तम गुण की प्रधानता जिनके अंदर जिस निद्रा में होती है उसको तमोभाव निद्रा कहा जाता है। श्लेष्मा युक्त निद्रा, यानी कि कफ की प्रधानता है। आपको बताया पहले मैंने कि कफ जो व्यक्ति होते हैं कफ प्रकृति के, उनको नींद अधिक आती है।
थर्ड नंबर पे आती है मन शरीर श्रम युक्त निद्रा, यानी कि जब हम लोग ज्यादा काम कर लेते हैं उसके बाद हमें जो नींद आती है उसको बोला जाता है मन श्रम शरीर श्रम युक्त निद्रा। फोर्थ नंबर पे आती है आगंतुक निद्रा। आगंतुक निद्रा का मतलब है कि जो एक बार आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे अभी अभी भी ले लेते हैं इस तरह की नींद, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 1-2 मिनट को लेट गए और तुरंत नींद आ गई, छोटी सी जो नींद आ जाती है उसको बोला जाता है आगंतुक निद्रा। फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी व्याख्यायुक्त निद्रा, यानी कि व्याधि। अगर जो हमारी हमें गुस्से की वजह से, बीमारियों की वजह से, हमारे शरीर में कोई रोग है उसकी वजह से नींद आती है उसको बोला जाता है व्याधि युक्त निद्रा। छठे नंबर पे आती है हमारी प्राकृतिक का निद्रा, यानी नाम कि क्या है? व्याधि? हाँ जी मैम ये नाम क्या लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। व्याधि, व्याख्या युक्ति। ओके ओके। छठे नंबर पे आता है हमारी प्राकृतिक निद्रा, यानी भूत धात्री निद्रा। भूत यानी रात्रि, रात, धात्री यानी धारण करने वाली, वह निद्रा जिसको हम रात को धारण करते हैं, इसी को प्राकृतिक निद्रा कहा जाता है। जो हमारी स्वाभाविक नींद होती है उसको भूत धात्री निद्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद क्या करना है, नाम इनके याद करने हैं। 6 प्रकार की होती है, इनके 6 के 6 नाम आपको याद करके रखना है। बाकी नाम, इनके जो नाम लिखे नाम से समझ में आ जाती है कि किस निद्रा के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। थर्ड नंबर पे आता है इसका उपस्तंभ का जो तीसरा है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में बोला गया कि संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए ब्रह्मचर्य को विशेष वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जो होता है विशेषतः हमारी रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। हम जो भी आहार द्रव्य खाते हैं उनका पाचन, अब इसमें बताया गया है कि हम लोग जो आहार खाते हैं उसका जो पाचन होता है ना, उसके सार रूप में जो धातु बनती है उसे ही वीर्य यानी शुक्र रज कहा जाता है। आगे आपको बताया जाएगा जब आप धातु पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा हमारे 7 धातु बताई गई, उनके नाम बताइए। रस, रक्त, मांस, रस, मेद, रक्त, अस्थि, मज्जा। इन धातुओं को जो मैं आपको रस, शुक्र। रक्त, मांस, इन अस्थि, धातुओं मज्जा, को कल पढ़ाऊंगी। अब शुक्र। कैसे होता है कि सबसे पहले पूरा अन्न धातु से हमारा रक्त बनता है, रस से ऐसे ही पूरा सीक्वेंस चलता है इनका। तो लास्ट में जो हमारी धातु बनती है हमारी शुक्र यानी कि वीर्य। शुक्र या वीर्य। ब्रह्मचर्य में जो होता है हमें उसी, इन्होंने बताया कि उसी की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर का मैम बल इसी शुक्र धातु व रज पर आधारित होता है। बाकी ये तीनों चीजें थी आपकी, आप इसको देख लीजिएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सप्त धातु। आप बताइए चले जल्दी से। महर्षि चरक ने प्रकृति के कितने टाइप बताए हैं, टाइप करिए। 3। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सब लोग और जल्दी से टाइप करिए। नाम टाइप कर दीजिए। अभी तक एक ही आया है मैसेज। कुंज बिहारी जी आपने तो 5 ही टाइप करा है। एक बार मैम ऊपर 3 है ना, बात पे तौर पर लाइन से दिए हुए थे वो। आपने लाइन से 3 लिख दिया। ओके लग जी मैम। ये आपने बात क्यों लिखा है?
हिंदी में क्या बोला जाता है उसको? बात बात टाइपिंग मिस्टेक करी है या क्या हुआ है? यस, बात। नहीं, मराठी में बात बोलते हैं इसको। ओके, सॉरी, मुझे पता नहीं था। हिंदी में बात बोलते हैं। ओके ओके, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मैं आपकी वो नहीं है। अच्छा, आप बताइए अब, सम प्रकृति जो इसमें लिखी गई है इसका मतलब क्या है? बताइए, किसी को पता है? वात पित्त कफ का सम होना, जब वो तीनों समावस्था में होंगे, तीनों दोष का समान होना। ओके, बताइए मूल प्रकृति का मतलब क्या है? मूल प्रकृति किसे कहा गया है? बताइए, कोई भी माइक ऑन करिए। जो जन्म से पहले से ही मतलब मातृ गर्भ से ही जो प्रकृति तय होती है वही मूल प्रकृति है, और बाद में मृत्यु के पहले ही चेंज हो सकती ओके, निद्रा के प्रकार। 6 टाइप प्रकार है। नाम उनके। नाम याद नहीं है किसी को भी? नोट डाउन भी नहीं करा किसी ने नाम? जिसको याद है माइक ऑन करिए, बताइए। एक है आगंतुक निद्रा है, एक है ये मैम है, पहला है तमोभवा और आगु तक और आंगुतिक और व्याधि बोले थे, और एक प्राकृतिक निद्रा और एक नहीं याद है। कोई बात नहीं, पीडीएफ आपके पास है, आप लोग उनको याद कर लीजिएगा। उपस्तंभ के नाम क्या क्या है? टाइप करिए। वात पित्त कफ किसने किया है? मुझे जिन्होंने बात स्तंभ सुनाई दिया मैम। कौन करिए? स्तंभ सुनाई दिया, स्तंभ। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, मेरे बोलने में गलती सॉरी हो। मैम, सॉरी मैम। ओके, वाघ भट्ट जी के अनुसार आपको आहार के प्रकार बताए गए हैं, बताइए कितने प्रकार हैं, उनके नाम। नाम क्या क्या है? कृष्णा गुप्ता जी, माइक ऑन करिए और रित बुक के बारे में बताइए। रित बुक से आप क्या समझते हैं? जी मैम, हित हित भूख मैम हितकारी खाना, प्रकृति के अनुसार भोजन लेना। मित भूख मितारी और रित भूख की ईमानदारी से कमाया हुआ भोजन। चलिए, अब आपको कल सप्त धातु के बारे में पढ़ना है। आप लोग सप्त धातु के बारे में पढ़ के आइएगा। सप्त धातु का रिलेशन ना हमारी एनाटॉमी में जो आते हैं ना, मसल्स, प्लाज्मा, इन सब के साथ बताया गया है। और उसमें लिखा भी, आप लोग उनको ना, आपने एनाटॉमी पढ़ लिया है सबने, उनको पढ़ के आइएगा एक एक बार।
क्या क्या होता है सबका?